Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऑक्टेट रूल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, केमिस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है और इसके बेसिस पर हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और केमिस्ट्री काफ़ी बेस्ड है ऑक्टेट रूल पर। तो आइए चलते हैं ऑक्टेट रूल पर और पढ़ते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है, व्हाट आर द limitations and drawbacks of octet rule. ओके, तो ऑक्टेट रूल के बारे में बेसिकली बच्चों बताया था। दो आपके साइंटिस्ट थे, कॉसेल एंड जी.एन. लुइस। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सबसे स्टार्टिंग में बताया था और वहीं से हमारा ऑक्टेट रूल बना है। ठीक है, कॉसेल जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बेसिकली जो रिसर्च की है वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे की है, बट जो जी.एन. लुइस थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर आगे रिसर्च की और उन्होंने लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किया है, जिसके बेसिस पर हम काफ़ी मोस्टली सभी कंपाउंड्स की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑक्टेट रूल हालांकि काफ़ी सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल रहा और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, बट फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑक्टेट रूल, डिफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल एंड लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1916 में कॉसेल लुइस ने एक थ्योरी दी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर बेस्ड थी। इस थ्योरी को बोला गया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर बेस्ड थी। ये थ्योरी उन्होंने नोबल गैसेस की जो रिसर्च हो चुकी थी, जिन्हें हम इनर्ट गैस या ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, ये सभी हमारी जो नोबल गैसेस है, उनकी रिसर्चिंग के बाद उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारे नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो किसी से केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं किसी और अदर एलिमेंट से और ना ही खुद से। इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकली इनर्ट हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही शो करता है। तो आइए देखते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं उन सभी नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी की आउटर मोस्ट शेल में लास्ट में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी जितने भी आपकी नोबल गैसेस हैं, सभी की आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है जब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट करते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकाला कोसेल और लुइस ने? उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम देख रहे हैं नोबल गैसेस का, ये देख रहे हैं कि सभी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसी रीज़न के बेसिस पर उन्होंने बताया कि नोबल गैसेस जो आपकी हैं वो इनएक्टिव हैं और वो स्टेबल हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे कि ऑक्टेट बोला जाता है। ऑक्टेट मीन्स 8। और हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्होंने बताया कि जो हमारी नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करती हैं, और जो अदर एलिमेंट्स हैं जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जिनके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हैं, वो क्या होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। और क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज़ करके उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इस सभी कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने जो डेराइव किया, एक रूल डेराइव किया, जिसे उन्होंने नेम दिया है ऑक्टेट रूल। तो आइए पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट्स, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और ड्यूप्लेट, दैट इज आउटर मोस्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम, टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये रूल हमें बताता है, क्या मीनिंग हुआ ऑक्टेट रूल का, कि जितने भी आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं,
बॉन्ड्स बनाते हैं अपने ऑक्टेट्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम की, तो ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब अपनी आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। क्या करने के लिए? अपनी आसपास की जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। इसी रूल को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। क्लियर? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने का मतलब क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो आसपास इसके जैसे हाइड्रोजन हुआ वो 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस उसकी कौन सी है? हीलियम। तो वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा। जो नियोन के आसपास है जैसे कि फ्लोरीन है हमारा या ऑक्सीजन है, वो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करेगा। ओके? या सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आसपास नियोन प्रेजेंट है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और नियोन गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। यही रूल हमारा कहलाता है ऑक्टेट रूल। हालांकि ऑक्टेट रूल ने काफ़ी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आगे आने वाले रूल्स ने मॉडिफाई की हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। Here are some limitations of octet rule. Although octet rule is able to explain the formation of a large number of compounds, there are some exceptions to this rule as follows. हालांकि octet rule आपका काफ़ी नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में सेफ रहा, उसने काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है, उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, बट उसकी अपनी कुछ एक्सेप्शंस रही हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं उन्हीं एक्सेप्शंस के बारे में विद सुटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। वो सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व रखते हैं। अभी आपको बताया कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स वो अटेन करने की कोशिश करता है ताकि वो हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है। ओके, तो ये हमारी एक ड्रॉबैक थी कि ऑक्टेट रूल ने बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट हाइड्रोजन ऐसा करने में काबिल नहीं रहा, वो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है आउटर मोस्ट शेल में। ओके, सेकेंड लिमिटेशंस रही फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक BeCl2, BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि स्टेबल है, बट इनमें जो सेंट्रल एटम है जैसे कि BeCl2 में बेरिलियम है, सेंट्रल एटम उसे बोलते हैं जिसके चारों तरफ आपके दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेरिलियम हुआ BeCl2 में, बोरोन हुआ BF3 में और एल्यूमिनियम हुआ AlCl3 में। तो ये जितने भी आपके सेंट्रल एटम है इन सभी एग्जाम्पल्स में, इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी वो स्टेबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप BeCl2 की यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एक एक क्लोरीन एटम को, क्योंकि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है आपको बेरिलियम एटम। बट आप देख सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके बेरिलियम के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बेरिलियम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, लेकिन उसने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं किए हैं, बट फिर भी ये कंपाउंड आपका स्टेबल है। सिमिलरली इन केस ऑफ BF3, बोरोन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम आल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उनके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो एक कंपाउंड्स हमारे स्टेबल हैं। तो ये एक और ड्रॉबैक थी हमारी ऑक्टेट रूल की। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रॉबैक पर। यहाँ कुछ कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो सेंट्रल एटम है उनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो कंपाउंड्स हमारे क्या है? स्टेबल हैं। यहाँ हम देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे PCl5, SF6, IF7, H2SO4 जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी वो स्टेबल है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उसने इन सेंट्रल एटम ने क्या किया? अपनी ऑक्टेट्स को क्या किया? एक्सपेंड किया।
बट ये भी हमारा ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। बट यहाँ पर आप PCl5 में देख सकते हैं कि फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। सिमिलरली सल्फर में आपको दिखाई देंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा सल्फर एटम है इन केस ऑफ H2SO4 इट अटेन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो उसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑक्टेट्स को क्या किया है, एक्सपेंड किया है। हालांकि ये हमारा ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है, दैट्स वाई इट इंक्लूड्स इन द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट लिमिटेशन पर, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। कॉसल लुइस ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि आपकी जितनी भी नोबल गैसेस प्रेजेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन, वो इनरिएक्टिव हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बट बाद में क्या हुआ कि नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड्स हमें मिले हैं, जैसे कि यहाँ मैंने कुछ कंपाउंड्स ऐड किए हैं, XeF2, XeF4, XeF6 और KrF2। ये कंपाउंड्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ओके। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 18 पढ़ेंगे, वहाँ पर इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड्स हमारे पॉसिबल हैं और ये स्ट्रक्चर हमारी बन सकती हैं। बट हमारे कॉसल लुइस थ्योरी ने जो ऑक्टेट रूल दिया था, उसने ये बताया था कि जब आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो किसी अदर एलिमेंट से या खुद से रिएक्शन नहीं करेंगे, बट ये पॉसिबल हो रहा है, तो ये भी हमारा हुआ ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट। दैट्स वाई इट इंक्लूड्स इन द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अभी तक आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स आप पढ़ चुके हैं जिनके 8 से कम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बट वो स्टेबल है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो भी स्टेबल है। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में जो बॉन्डिंग हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो ओड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, मतलब उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होती है वो पेयरिंग में होती है, 2 होने चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6 इस टाइप से। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, बट फिर भी वो स्टेबल हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट में NO2 में भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। सुपर ऑक्साइड आयन है हमारा O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव है, जो इनमें क्या है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये स्टेबल है। उनका रीज़न क्या है, ये आगे आने वाली थ्योरीज जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट ऑक्टेट रूल इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ओके। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने पढ़ी है कि ऑक्टेट रूल ने काफ़ी कंपाउंड्स को क्या किया है, उनकी स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प की है और उन्हें एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है, बट उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। यहाँ हमने इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को डिस्कस किया है उनके एग्जांपल्स के साथ। और देख लेते हैं कि कुछ और अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। यहाँ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स आर हेल्ड इन द मॉलिक्यूल लाइक H2 एंड Cl2 इन विच देयर आर नो आयंस। ऐसे कंपाउंड कैसे बन रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कैसे कर रहा है जबकि उनके बीच में कोई भी आयन फॉर्म नहीं हो रहा है, उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस टाइप से आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि कॉसल लुइस ने जो थ्योरी दी थी तब तक वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं बता पाए थे। उसके बाद लैंगम्यूयर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बताया था कोवेलेंट के बॉन्ड के बारे में, ओके। तो octet theory does not explain the formation of covalent bond. It does not explain the shape of the molecules containing covalent bond. ये ऐसे compounds की structure shape नहीं explain कर पाए जिनमें covalent bond का formation हो रहा है और किस टाइप से वो रिलीज एनर्जी रिलीज करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ना ही उनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ बता पाया है कि डिफरेंट एनर्जी जो हमारी रिलीज हो रही है मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, उनके हिसाब से भी जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपका मॉलिक्यूल फिर स्टेबल कैसे है,
ऑक्टेट थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके, ना ही ये एक्सप्लेन कर पाई कि जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में सेंट्रल एटम के पास, वो स्टेबल कैसे हैं। तो ये कुछ और ड्रॉबैक्स थी जो नहीं बता पाई ऑक्टेट थ्योरी। मीन्स ये कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक बाद में साइंटिस्ट हुए हैं लैंगम्यूयर, उन्होंने क्या किया था, कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो ये हमारी कुछ ड्रॉबैक्स थी। लिमिटेशंस हम पढ़ चुके हैं, ड्रॉबैक्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं सडन, यहाँ मैंने इंक्लूड किया है, ऑक्टेट रूल से थोड़ा सा सेपरेट है, बट ऑक्टेट रूल की इसने बताया ऑक्टेट रूल के बारे में कि ऑक्टेट रूल इज़ नेवर वायलेटेड, वो कभी गलत नहीं हुआ है। तो वो कैसे बताया सडन ने, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि PCl5 SF6 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है वो अदर एटम से कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू लिंक रहता है। ठीक है, जो अदर एलिमेंट्स हैं वो उसके साथ सिंगलेट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब सिंगलेट बॉन्ड क्या होता है, वो ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग केवल एक ही साइड से होती है, दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं करते हैं। तब ऐसे बॉन्ड को हम बोलते क्या है, सिंगलेट बॉन्ड, और इसे हम हाफ एरो से डिनोट करते हैं। हाफ एरो, जैसे हम फुल एरो बनाते हैं तो यहाँ पर हाफ एरो ऐसे डिनोट कर सकते हैं इससे सिंगलेट बॉन्ड को हम। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे PCl5 में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ बनाए हैं सिंगल बॉन्ड, जबकि 2 जो क्लोरीन है जैसे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो बाकी जो 2 क्लोरीन आपको नीचे के दिखाई दे रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को फास्फोरस गेन नहीं करता है, केवल उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो केवल एक ही एटम की साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, फास्फोरस की साइड से क्लोरीन पर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर सिंगलेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मीन्स हाफ एरो से आप नोट करेंगे उसे। सिमिलरली SF6 में भी जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट होते हैं सल्फर एटम के, तो बाकी फ्लोरीन के साथ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा बट उनके साथ, उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। इस तरीके से वो भी सल्फर हमारा जो है 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी 4 फ्लोरीन्स के साथ वो सिंगलेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑक्टेट रूल क्या था हमारा, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उनकी ड्रॉबैक्स क्या थी, और कैसे सजन ने हमारे एक्सप्लेन किया कि ऑक्टेट रूल कभी भी वायलेटेड नहीं हुआ है, वो कभी गलत नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को वो एक्सप्लेन करने में काबिल नहीं रहा है, मतलब उसने कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑक्टेट रूल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन फ्रेंड्स को भी ऑक्टेट रूल के बारे में जो नॉलेज है वो मिल सके और एग्ज़ाम में वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।